नमस्कार दोस्तों। हम सुन रहे हैं नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा लिखी गई कुछ चुनिंदा कहानियाँ। तो इसी कड़ी में अगली कहानी के लेखक हैं विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर को सन 1949 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। जिंदगी का बहुत ही गहरा अनुभव था इन्हें, और इसका कारण एकमात्र यही था कि वे विविध कार्यों से जुड़े रहे। सैनिक रहे, किताबों की दुकान में नौकरी की, पोस्ट मास्टर रहे और साथ ही बढ़ई तथा घरों में सफेदी करने का काम भी किया। कुछ अरसे तक हॉलीवुड की फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लेखन भी किया। उनकी पुरस्कृत कृति है सेंचुरी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने से पहले 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार और 2 बार पुलित्जर पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके थे। तो उन्हीं के द्वारा लिखी गई एक कहानी, एमिली के लिए एक गुलाब। आइए सुनते हैं। मिस एमिली का जब निधन हुआ तो समूचा शहर उसके जनाजे में शामिल हुआ। एक और जहां पुरुषों में इसके पीछे एक स्तंभ के ढह जाने पर सम्मान भरे स्नेह की भावना थी, वहीं स्त्रियों में उसके घर को भीतर से देखने की जिज्ञासा थी, क्योंकि पिछले तकरीबन 10 वर्षों से एक बूढ़े नौकर के सिवा उसके घर के भीतर कोई आया गया नहीं था। ये नौकर ही उसका माली और रसोइया भी था। विशाल चौकोर फ्रेम वाला उसका मकान 18वीं सदी की अतिशय खूबसूरत शैली में ऊंचा गुंबदकार तथा कुंडली नुमा बालकनियों से सजा मकान था। यह किसी जमाने में सफ़ेद रहा होगा, जो उस जमाने के सबसे विशिष्ट इलाके में स्थित था। जब तक मिस एमिली जीवित थी, वे पूरे नगर के लिए एक परंपरा, एक कर्तव्य और एक जिम्मेदारी थी, यानी पूरे कस्बे के ऊपर एक पुश्तैनी दायित्व। और ये दायित्व काफ़ी अरसे यानी 1895 से चला आ रहा था, जब एक दिन कस्बे के मेयर कर्नल सर्टोरिस ने फरमान जारी करके उसको टैक्स अदा करने से छूट दे दी। ये छूट उसके पिता की मृत्यु के वक्त से अब तक चली आ रही थी। ऐसा ना था कि मिस एमिली खैरात लेना पसंद करती, पर कर्नल सर्टोरिस ने एक किस्सा कर रखा था कि मिस एमिली के पिता ने इस शहर को कर्जा दिया था, जिसे कारोबारी असूलों के तहत ये शहर इस रूप में चुकाना बेहतर समझता है। पर जब नई पीढ़ी ने मेयर और नगर पालक का दायित्व संभाला, तो ये व्यवस्था देखकर उन्हें असंतुष्टि हुई। नए साल की पहली तारीख को उन्होंने उसे एक टैक्स नोटिस डाक से जारी किया। फरवरी तक कोई जवाब न आया। जवाब में उन्हें पुराकालीन आकार के कागज़ के टुकड़े पर एक नोट मिला, जिस पर बारीक व बेहद सुंदर लिखावट में धुंधली स्याही से लिखा था कि उसने एक अरसे से बाहर जाना छोड़ दिया है। नोटिस को बिना किसी टिप्पणी के लौटा दिया था। नगर पालिकों के बोर्ड की एक विशेष बैठक बुलाई गई। एक प्रतिनिधि दल को उसके घर भेजा गया। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, जहां से पिछले 8-10 वर्षों से कोई भी शख्स भीतर नहीं गया था। एक अश्वेत नौकर उन्हें बैठक में ले गया। ये चमड़े के महंगे और भारी फर्नीचर से सज्जित था। जब अश्वेत ने खिड़की के पट खोले तो चमड़ा चरमरा उठा और उनके बैठते ही धूल का हल्का सा भभका हवा में तैरते हुए सूरज की किरणों के साथ घुल मिल गया। जब मिस एमिली भीतर आई तो सब खड़े हो गए। काले लिबास में वे छोटी नाटी स्त्री थी। पतली सोने की चेन उसकी कमर से बेल्ट के भीतर कहीं लुप्त हो गई थी। लंबे समय तक स्थिर जल में डूबी देह की मानिंद उसका शरीर फूला फूला सा था। उसकी आंखें चेहरे पर गीले आटे के किसी गोले में धसे कोयले के 2 टुकड़ों की तरह दिख रही थी। जब हम अपनी शिकायत बयां कर रहे थे तो उसकी निगाहें तेजी से एक चेहरे से दूसरे चेहरे की ओर घूमती। उसने बैठने के लिए नहीं कहा। वे दरवाजे पर बस खामोश खड़ी तब तक सुनती रही जब तक हमारा साथी अपनी बात पूरी कर चुप नहीं हो गया। फिर उसने कहा। उसकी आवाज़ शुष्क और सर्द थी। जेफरसन में मेरा कोई कर बकाया नहीं है। कर्नल सर्टोरिस ने मुझे समझा दिया था। आप चाहें तो शहर के रिकॉर्ड की जांच कर खुद को आश्वस्त कर सकते हैं। पर हमने जांच की है। हम शहर के प्राधिकारी हैं। मिस एमिली, क्या आपको शेरिफ के हस्ताक्षर से नोटिस नहीं मिला? देखिए, कर्नल सर्टोरिस
हालांकि कर्नल सर्टोरिस का निधन हुए 10 बरस गुजर चुके थे। देखिए कर्नल सर्टोरिस, मेरा कोई कर नहीं है। टोबे, उसने ऊंची आवाज में पुकारा। वह अश्वेत हाजिर हो गया। इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। इस तरह उसने उन्हें निकाल दिया। ये उसके पिता के गुजरने के 2 बरस बाद और प्रेमी के उसे छोड़कर चले जाने के कुछ अरसे बाद की बात है। हमें लगता था कि वह प्रेमी उसे ब्याह करेगा, पर वह चला गया। पिता के गुजरने के बाद वह बहुत कम घर से बाहर निकलती। प्रेमी के जाने के बाद उसने घर से निकलना ही बंद कर दिया। कुछ स्त्रियों ने उसे संपर्क करने का दुस्साहस किया, पर उन्हें बेइज्जत होना पड़ा। उसके घर में वह अश्वेत ही जीवन का एकमात्र संकेत था। तब वह युवा था। अक्सर थैला उठाए बाजार आते जाते दिखाई दे जाता था। क्या कोई पुरुष रसोई को ढंग से चला सकता है? स्त्रियां आपस में खुसर फुसर करती। इसीलिए जब उसके घर से बदबू आने लगी तो उन्हें रत्ती भर भी अचरज नहीं हुआ। उसकी एक पड़ोसी महिला ने 80 वर्षीय मेयर जज स्टीवन से बदबू की शिकायत की। क्यों? क्या आप उसे बदबू रोकने के लिए नहीं कह सकते? क्या कोई कानून वगैरह नहीं है? मुझे यकीन है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जज स्टीवन बोला। संभवतः कोई सांप या चूहा होगा जिसे उसके नौकर ने मारकर बाहर फेंक दिया होगा। मैं उससे बात करूंगा। अगले दिन उन्हें 2 और शिकायतें मिली। एक शिकायत पुरुष ने की जो उसके प्रति निंदा से भरा था। हमें इसके बारे में कुछ तो करना होगा, जज। मेरा मिस एमिली को परेशान करने का कोई इरादा नहीं, पर हमें कुछ करना ही होगा। उसे कह देते हैं कि अपना घर साफ कराए। उसे कुछ वक्त दिया जाए और फिर भी यदि वह ऐसा नहीं करती तो। छोड़ो भी, जज स्टीवन बोला। क्या आप किसी महिला को सीधे उसके मुंह पर बदबू आने की बात कह सकते हैं? इसीलिए अगले दिन आधी रात के बाद 4 व्यक्ति मिस एमिली के लॉन में चोरों की तरह घुसे और लॉन का कोना कोना सूंघते हुए बदबू का सुराग तलाशने लगे। उनमें से एक कंधे पर टंगे बैग में से छिड़काव करता गया। उन्होंने तहखाने का दरवाज़ा तोड़कर अंदर और आसपास की सभी जगहों पर चूने का छिड़काव किया। जब वे दोबारा लॉन से गुजरने लगे तो पहले जिस खिड़की में अंधेरा था अब बत्ती जल रही थी और मिस एमिली वहाँ बैठी थी। रोशनी में उसकी सीधी, निश्चल व स्पंदन रहित काया किसी प्रतिमा की मानें दिख रही थी। वे लॉन में से रेंगते हुए धुंधली सड़क पर निकल आए और एक आध हफ्ते बाद बदबू भी चली गई। जब मिस एमिली के पिता का निधन हुआ था तब सबको पता चल गया था कि अब उसके पास संपत्ति के नाम पर बस वे मकान ही था। लोग खुश थे कि आखिर उन्हें मिस एमिली पर दया दिखाने का मौका मिल गया था। अब वे पूरी तरह अकेली रह गई थी। उस नौकर के सिवाय कोई न था। अब उसे कुछ हद तक पैसे का महत्व समझ में आ जाएगा। रिवाज के मुताबिक पिता की मृत्यु के अगले दिन सभी औरतें इकट्ठी होकर शोक व्यक्त करने पहुंची। वे उसकी कुछ मदद भी करना चाहती थी। हमेशा की तरह सजी सवरी मिस एमिली उन्हें दरवाजे पर मिली। उसके चेहरे पर दुख या शोक का नामो निशान न था। उसने कहा, उसके पिता की मृत्यु नहीं हुई है। 3 दिनों तक वे लगातार यही कहती रही। उसके घर आने वाले सभी सरकारी अधिकारी और डॉक्टर उसे समझाते रहे कि उन्हें शव का क्रियाक्रम करने दे। आखिर जब वे कानून व जोर जबरदस्ती पर उतर आए तब वे जोर जोर से बिलखने लगी। उन्होंने झटपट उसके पिता को दफना दिया। उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि वे पगला गई है। हमें लगा ये स्वाभाविक ही है। हमें उन तमाम नवयुवकों की याद आई जिन्हें उसके पिता ने भगा दिया था। हम जानते थे कि अब जब उसके पास कुछ नहीं बचा था तो वे पिता को ही जकड़ कर रख लेना चाहती थी, जिन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया था। लंबे अरसे तक वे बीमार रही। जब हमने दोबारा उसे देखा तो उसने अपने बाल छोटे कर लिए थे, जिससे वे किशोरी सी लगती, गिरजाघर की रंग बिरंगी खिड़कियों में बने देवतुल्य फरिश्तों की तरह, शोकमगन और शांत। नगर में पटरी बनाने का ठेका किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था
और उसके पिता के गुजरने के कुछ अरसे बाद गर्मियों में पटरी बनाने का काम शुरू हो गया। निर्माण कंपनी द्वारा इस काम के लिए कई हबशी, खच्चर व मशीनें लाई गई। होमर बैरॉन नाम का एक अमरीकी फॉरमैन भी आया था। लंबा चौड़ा, सांवला, निपुण, फुर्तीला, भारी आवाज़ और चेहरे की तुलना में उसकी आंखों का रंग हल्का था। नन्हे मुन्ने लड़के झुंड बनाकर उसके पीछे जाते। उन्हें हबशियों को ईंट गारे उठाते गिराते हुए लय में काम करते देखना अच्छा लगता था। जल्द ही वे कस्बे के हर व्यक्ति को जानने लगा था। जब कभी किसी नुक्कड़ या चौराहे से ठहाकों की आवाज़ गूंजती तो समझ लो होमर बैरन यकीनन उस झुंड में मौजूद होगा। आजकल मिस एमिली और वह इतवार की दोपहर अक्सर पीले पहियों वाली बग्घी में जाते दिखाई देते। शुरू में हम खुश थे कि मिस एमिली उसमें दिलचस्पी दिखा रही है। सभी स्त्रियां कहती, ग्रेयसन परिवार किसी उत्तर देशवासी के दिहाड़ी मजदूर के बारे में गंभीरतापूर्वक सोच नहीं सकता। पर कई बड़े बुजुर्गों का मानना था कि दुख की इस घड़ी में संभवतः वह अपने कुलीन वंश को भुला देगी। उनके मुंह से निकल पड़ता, बेचारी एमिली, उसके नाते रिश्तेदारों को आना चाहिए। इस वक्त तक उसकी चचेरी बहनें उसके पास आती रहती थी। मुझे जहर चाहिए, एक दिन वे दुकानदार से बोली। तब वे 30 को पार कर चुकी थी। हालांकि वे अभी जवान दिखती थी, पहले से दुबली हो गई थी। हाँ मिस एमिली, किस प्रकार का जहर? क्या चूहे वगैरह मारने के लिए? तो मैं सिफारिश करूँगा कि जो सबसे बढ़िया हो, मुझे वही चाहिए। किस प्रकार का, इसका मुझे परवाह नहीं। दवाई विक्रेता ने कई नाम गिनाए। इनमें से किसी को भी, यहाँ तक कि हाथी तक को मारा जा सकता है। पर आपको संखिया ही चाहिए, मिस एमिली बोली। क्या वे ठीक रहेगा? हाँ मैडम, पर आपको किस लिए चाहिए? मुझे संखिया चाहिए। दुकानदार ने झुककर उसे देखा। एमिली ने भी पलटकर उसे देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट व मुरझाया सा था। दुकानदार बोला, ठीक है, यदि आपको यही चाहिए तो दे देता हूँ, पर कानूनन आपको बताना होगा कि किस काम के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगी। मिस एमिली उसे घूरने लगी। सिर टेढ़ा कर वे एकटक घूरती रही, जब तक दुकानदार नजरें हटा संखिया लेने न चला गया। पैकेट दुकान में काम करने वाला एक अश्वेत छोकरा ले आया। दुकानदार दोबारा बाहर नहीं आया। घर आकर जब उसने पैकेट खोला तो उस पर हड्डी और खोपड़ी के चित्र के नीचे लिखा था, चूहों के लिए। अगले दिन हम सब कहने लगे, वह खुदकुशी कर लेगी और शायद ये मुनासिब भी होगा। जब पहले पहल हमने उसे होमर बैरन के साथ घूमते देखा था तो हमें लगा कि वह उससे ब्याह करेगी। हमें यकीन था कि वे दोनों ब्याह करने वाले हैं। हमें पता चला कि मिस एमिली सुनार के पास भी गई थी। वहाँ उसने पुरुषों के लिए चांदी के एक सिंगारदान का ऑर्डर दिया और उसके हर कोने में HB अक्षर खुदवाए। 2 दिन बाद हमें पता चला कि वे नाइट सूट समेत पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली हर चीज़ खरीद कर ले आई है। सब कहने लगे, वे विवाहित हैं। हम वाकई खुश थे। हमें रत्ती भर भी अचरज नहीं हुआ जब सड़क का काम पूरा होने पर होमर बैरन शहर छोड़कर चला गया। हमें हल्की सी निराशा ज़रूर हुई कि इस बात का कोई हो हल्ला नहीं हुआ। हमें यकीन था कि वह मिस एमिली को अपने घर ले जाने की तैयारी करने गया है या फिर उसे अपनी चचेरी बहनों से छुटकारा पाने का मौका देना चाहता है। हमारा अंदाज़ा सही निकला, क्योंकि 1 हफ्ते बाद वे चली गई और जैसा हमें पूरा भरोसा था, 3 दिन बाद होमर बैरन शहर में मौजूद था। एक पड़ोसी ने शाम के पहर छुटपुटे में रसोई के दरवाजे से अश्वेत नौकर द्वारा उसे भीतर छोड़ते हुए देखा। उसके बाद किसी ने होमर बैरन को फिर कभी नहीं देखा। मिस एमिली भी बहुत कम दिखाई देती। अलबत्ता अश्वेत नौकर यदा कदा पोटली उठाए बाजार आते जाते दिख जाता, पर मुख्य द्वार हमेशा बंद ही रहता। एमिली कभी कभार पल भर के लिए खिड़की पर खड़ी दिखाई दे जाती, जैसे उस रात उन लोगों ने उसे देखा जो चूना छिड़क रहे थे, पर तकरीबन 6 महीने में वे कभी बाहर नहीं निकली थी।
हम जानते थे कि ये तो होना ही था, क्योंकि उसके पिता ने अपनी आदतों की वजह से उसके जीवन को नष्ट कर जहर घोल दिया था। अगली मर्तबा जब हमने एमिली को देखा तो वह मोटी हो गई थी। उसके बाल पकने लगे थे। अगले कुछ बरसों में ही उसके बाल पूरी तरह भूरे हो गए। 74 बरस की आयु में उसकी मृत्यु तक किसी सक्रिय आदमी की तरह गहरे भूरे ही थे। इन तमाम बरसों में उसका मुख्य द्वार हमेशा बंद ही रहा। बस केवल उन 6-7 बरसों को छोड़कर जब वे करीबन 40 बरस की थी और चाइना पेंटिंग की कक्षाएं चलाती थी। नीचे के कमरों में से एक कमरे को उसने स्टूडियो बना रखा था, जहां कर्नल सर्टोरिस के समकालीनों की बेटियां व पोतियां नियमित रूप से उससे पेंटिंग सीखने आती, बिल्कुल उसी नियम व श्रद्धा से जैसे वे हर इतवार को गिरजाघर जाया करती थी। इस बीच उसके कर को माफ़ कर दिया गया। फिर नई पीढ़ी ने नगर का जिम्मा संभाला और पेंटिंग सीखने वाले बच्चे भी बड़े हो गए और यहाँ वहाँ बिखर गए। उन्होंने अपने बच्चों को रंगों की डिब्बियों, तुलिकाओं और महिलाओं की पत्रिकाओं में से कटी तस्वीरों के साथ पेंटिंग सीखने नहीं भेजा। आखिरी बच्चे के कक्षा छोड़ने के बाद मुख्य दरवाज़ा सदा के लिए बंद हो गया। जब नगर में मुफ्त डाक प्रणाली शुरू हुई, तभी मिस एमिली ने अपने घर के ऊपर लोहे का नंबर और डाक पेटी लगवाने से इनकार कर दिया। वह किसी तरह इसके लिए राजी न हुई। दिन ब दिन, माह दर माह और साल दर साल हम उस अश्वेत को बूढ़े होते और उसकी कमर को लगातार झुकते देखते रहे, जो झोला उठाए बाजार आता जाता रहता। हर साल दिसंबर माह में हम उसे टैक्स नोटिस भिजवाते, जो सप्ताह भर में लौट आता। कभी कभार हम उसे नीचे की किसी खिड़की में देखते, आले में रखी तराशी प्रतिमा की मानिंद। उसने जानबूझकर घर की ऊपरी मंजिल बंद कर रखी थी। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी वह मौजूद रही। उसकी मौजूदगी को नकारना नामुमकिन था। प्रिय, अनिवार्य, अभेद, प्रशांत, अड़ियल। और वह मर गई। धूल और अंधकार से भरे घर में वह बीमार पड़ी रही। पास था तो केवल वह लड़खड़ाता बूढ़ा अश्वेत। वह बीमार है, इसकी किसी को भनक तक नहीं मिली। अरसा पहले हमने अश्वेत से उसकी खोज खबर लेना भी छोड़ दिया था। वह किसी से बात नहीं करता था, एमिली से भी नहीं। दरअसल इस्तेमाल ना करने की वजह से उसके गले को मानो जंग लग गया था। उसकी आवाज़ कर्कश और फट गई थी। निचले हिस्से के एक कमरे में ही उसकी मृत्यु हो गई। पर्दे से ढके भारी भरकम बिस्तर पर पके भूरे बालों वाला सिर तकिए में धंसा हुआ था, जो बेहद पुराना होने और धूप न मिलने के कारण मैला और पीला पड़ चुका था। अश्वेत ने स्त्रियों के लिए दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर जाने दिया। ताक झांक और खुसर फुसर करती स्त्रियां जैसे ही भीतर आई, वह अश्वेत गायब हो गया। वे घर के भीतर से होते हुए सीधे बाहर निकल गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। दोनों चचेरी बहनें भी तत्काल वहां पहुंच गई। अगले दिन ही उन्होंने अंतिम संस्कार रखा, जिसमें पूरा का पूरा कस्बा मिस एमिली को अंतिम विदाई देने आया। उसकी अर्थी खरीदे गए फूलों के अंबार के नीचे थी। पास ही चिंतन में लीन पिता का रेखा चित्र रखा था। स्त्रियों की सिसकारियां गूंज रही थी। अब तक हम जान चुके थे कि सीढ़ियों से ऊपर एक कमरा है, जिसे 40 बरसों से किसी ने नहीं देखा और जिसे तोड़कर खोलना पड़ेगा। खोलने से पहले उन्होंने मिस एमिली को पूरी मर्यादा के साथ दफनाने का इंतज़ार किया। जिस आक्रामकता के साथ दरवाजे को तोड़ा गया, उससे पूरा कमरा धूल से भर उठा। कमरे में ताबूत पर बिछाने जैसा एक छीना आवरण फैला रखा था, मानो कोई कब्र हो। कमरा दुल्हन की तरह सजा था। गुलाबी रंग के मखमली पर्दे, गुलाबी श्रृंगार मेज, क्रिस्टल की तमाम नाजुक वस्तुओं के साथ चांदी से बने पुरुषों के प्रसाधन सामान भी रखे थे। वे इतने मैले हो चुके थे कि उन पर खुदे अक्षर धुंधले पड़ चुके थे। सामान के बीच एक कॉलर और टाई भी रखी थी, बिल्कुल जैसे अभी निकाल कर रखी हो। कुर्सी पर सलीके से तय किया एक सूट टंगा था और वहीं एक जोड़ी जूते जुराबों के साथ रखे थे।
आदमी खुद भी बिस्तर पर पड़ा था। काफ़ी देर हम यूं ही खड़े रहे, उस गंभीर और सांस रहित मुस्कुराहट को देखते हुए। साफ दिख रहा था कि देह पहले आलिंगन की मुद्रा में रही होगी, पर अब गहरी चिरनिद्रा में थी, जो प्रेम से कहीं परे की चीज़ है, जो प्रेम के डरावने व विकृत रूप पर भी जीत हासिल कर लेती है। पर उसने उसे व्यभिचारी स्त्री की गुलामी की अवस्था में ला छोड़ा था। कुछ भी नहीं बचा था। शरीर का निचला हिस्सा इतनी बुरी तरह सड़ चुका था कि पहने गए नाइट सूट समेत उसके धड़ को बिस्तर से अलग करना नामुमकिन सा था। उसके ऊपर और तकिए के आसपास धूल की मोटी तह जम चुकी थी। फिर हमने देखा कि दूसरे तकिए पर सिर के आकार का गड्ढा सा बन गया था। हम में से एक ने झुककर जब उसे उठाया तो धुंधली, शुष्क और अदृश्य धूल हमारी नासिकाओं में भर गई। वहाँ पके भूरे बालों की एक लट सबने देखी।